आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि 85% को 15% का भय दिखाया जा रहा है। जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा तो थम गई है, लेकिन सियासी माहौल गर्म है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 85% हिंदुओं को 15% मुसलमानों का भय दिखाया जा रहा है। हम तो बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इन भाजपा और आरएसएस के डिजाइन में मत पड़िए। ये लोग 15% का डर दिखा रहे हैं। किस पर? 85% पर। 85% जो हिंदू हैं उनको 15% का भय होगा। कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। असल मुद्दों से ये लोग ध्यान भटका रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री की सासाराम की रैली को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद नवादा की रैली में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में सरकार बनेगी तो दंगा करने वालों को उल्टा कर सीधा कर दिया जाएगा, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा, यह बिहार है, यहाँ उल्टा करने वालों को सीधा कर दिया जाता है। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारत। उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नजर डालेंगे, बिहारी उनको उल्टा से सीधा कर देगा। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह हिंसा सरकार की नाकामी का नतीजा है। सवाल है कि हिंसा साजिश थी तो सरकार क्या कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को निशाने पर लिया। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है। बिहार सरकार की खुफिया विभाग क्या कर रही थी, सिर्फ विपक्ष को आरोपी बना देने से कुछ नहीं होता। पल्ला झाड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। भाई, ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से, और भारत का संविधान, भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट इशू बनाता है। आपके प्रदेश में अमन शांति कायम हो, बरकरार रहे, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। भाई, अगर ऐसे में आपको लगता है कि फलाना पार्टी ने ये कराया या फलाना नेता ने ये काम किया, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी भाई? कि अगर मुख्यमंत्री अपने गृह जिले तक को सुरक्षित नहीं रख सकते, नालंदा का बिहार शरीफ जिस तरीके से जला, जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद अगर अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो उनसे फिर प्रदेश की सुरक्षा की उम्मीद हम लोग कैसे रखें? हत्याएं हो रही हैं, ये तो चलिए अभी एक घटना है, पर बिहार में जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उसमें भी क्या सब विपक्ष के लोग ही शामिल हैं? बिहार के कई हिस्से रामनवमी के वक्त सांप्रदायिक हिंसा की आग में धधक उठे और जो सियासत करने वाले हैं वो साजिश की बात करते हैं, लेकिन गंभीर सवालों के घेरे में बिहार की पुलिस की इंटेलिजेंस व्यवस्था है। रामनवमी के मौके पर बिहार के कई हिस्से सांप्रदायिक हिंसा की आग में जले। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे साजिश करार देता रहा, लेकिन अब सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, खासकर इंटेलिजेंस की व्यवस्था पर। माना जाता है कि इंटेलिजेंस के बल पर प्रशासनिक अमला किसी भी अनहोनी की रची गई साजिश को पहले से ही भांप लेता है। सवाल है कि इंटेलिजेंस घटना से पहले किसी भी अप्रिय वारदात के बारे में अलर्ट करता है। इसके लिए स्पेशल ब्रांच के अधिकारी तैनात किए जाते हैं, जिन पर लाखों रुपए वेतन खर्च किया जाता है। हैरानी की बात है कि इंटेलिजेंस की विफलता के मुद्दे पर बिहार सरकार का कोई भी आला अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। बिहार के डीजीपी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया।
आपकी पुलिस क्या अपराधियों के पीछे भागना पसंद कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? आप अपने हिसाब से प्रश्न बनाइएगा तो क्या जवाब? पिछले नालंदा और सासाराम के सांप्रदायिक हिंसे पर जब एडीजी मुख्यालय से पूछा गया तो कार्रवाई और गिरफ्तारी की बात कही। देखिए, कल सारे बिंदुओं पर आपको स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। जैसा कि आपको मैंने बताया है, 130 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अभी नालंदा में। बिहार पुलिस के आला अधिकारी भले ही इस सवाल को टाल गए हो, लेकिन रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी उमेश सिंह की माने तो पर्व त्योहार के पहले पुलिस को इनिशिएटिव लेना बेहद जरूरी होता है। इस तरह की कार्रवाई पुलिस को घटनाओं, जब सांप्रदायिक संभावनाएं बनती है घटनाओं की किसी पर्व त्योहार में, जुलूस के समय, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। बहरहाल राज्य पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इंटेलिजेंस जैसे मसले पर भले ही मौन धारण किए हो, लेकिन हालिया सांप्रदायिक हिंसा ने बिहार के इंटेलिजेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। देखना होगा इस सांप्रदायिक दंगे के हालात के बाद प्रशासनिक अमला इंटेलिजेंस को कैसे चुस्त दुरुस्त कर पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने सासाराम की हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डीजीपी के साथ शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी रविंद्र चंद्र झा और एसपी विनीत कुमार मौजूद रहे। डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, कई निर्देश दिए हैं। जायजा लिया अजीत कुमार ने। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद जो उपद्रव मची है, उसके बाद लगातार हंगामा हुआ, लेकिन स्थिति अब सामान्य हुई है। अब बिहार के डीजीपी आए हैं सासाराम और यहाँ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब तक से डीआरडीए का सभागार है और यहाँ समीक्षा बैठक चल रही है। तमाम अधिकारी अंदर हैं और तमाम जो आसपास के जिले हैं उसके ही पुलिस अधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने कई स्थल का जायजा लिया, खासकर जहाँ पर उपद्रव हुआ है, लाल पीर, कादिरगंज और फिर शाहजुमा मोहल्ला जहाँ बम विस्फोट भी हुआ था। तरह तरह के अलग अलग वर्ग के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद जो मैं बता दूं कि उसके बाद जो स्थिति उभर कर आई है उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल समाहरणालय में उन्होंने बातचीत की है और जो वहाँ दंडाधिकारी मौजूद थे उन दंडाधिकारियों से भी पूरी जानकारी इकट्ठा किया है। डीजीपी साहब से आपकी बात हुई है क्या? कुछ नहीं, अभी डीजी साहब से बात नहीं हुई है। वो गए थे करबला का निरीक्षण किए हैं और निरीक्षण करने के बाद वहाँ से चले हैं, चूँकि हमको पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो कुछ मतलब वो आए हैं यहाँ दौरा करने, दौरा करके जांच कर रहे हैं कहाँ कहाँ जो भी घटनाएं हुई हैं। उम्मीदें हैं आपको? तो हमें तो इंसाफ की उम्मीद है कि इंसाफ से जो है ना वो काम लेंगे और जो दोषी है दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं यह शांति बहाल रखने के लिए हम। अभी कैसा माहौल है? अभी तो शांति बहाल है, शांति कायम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीएम अंसारी हुआ। जीएम अंसारी है। इनका कहना है कि फिलहाल शांति कायम है और लोग जो हैं वो पहले की तरह रहने लगे हैं और ज़िंदगी जो है वो पटरी पर लौट आई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। सासाराम हिंसा में अब तक 57 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सांप्रदायिक हिंसा में घायल एक युवक की मौत हो गई। अमियावर के रहने वाले राजा चौधरी ने वाराणसी में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सासाराम में हिंसा के दौरान शुक्रवार को राजा घायल हुआ था और डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर किया था, लेकिन इलाज के दौरान राजा चौधरी की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजहों का पता चलेगा। 31 तारीख को 4 या 5 मतलब पूरा टाइम फिक्स नहीं है, बाकी इसी समय में वो जाकर डॉक्टर के दिखा दिया है। डॉक्टर आंख जांच करने के बाद में बोला कि ठीक है, दवा हम डाल देते हैं, फिर सुबह में 5 बजे भोर में लाइएगा, ऑपरेशन हम कर देंगे। तो लेके चला आया माँ को घर में आ गया। तो उसके बाद में शायद दंगा हुआ है वहाँ पर। होने के बाद में तो ये लोग मतलब कि छत पर से अपना बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, छत पे लोग अपना चढ़ गया। 2-3 लड़का लोग थे, मौसी का लड़का भी था, छत पर से अपना ये लोग देख रहा था, पारा नीचे झांक के देख रहा था। वही बीच में इसको लगा गोली माथा में जैसे लगा तो गिर गया। उस समय तो कोई नहीं ध्यान दिया कि गोली लगा है। टोटल अभी तक 57 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी लगातार रेड्स हो रही हैं। गिरफ्तारियों की संख्या अभी आगे जाएगी। इंटरनेट कब तक चालू होने की संभावना है? इंटरनेट आज शाम तक के लिए तो खैर रोक है ही। आज बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन को सार्थक करने वाली जो पुलिस है वही लाचार है। जहां तहां पुलिस की पिटाई हो रही है,
पुलिस का इकबाल, वर्दी का खौफ, कानून का भय, सब बेमानी। सवाल है क्यों? आखिर बिहार पुलिस की ये दुर्गति क्यों हो रही है? 3 अप्रैल 2023 मिट्टी में मिली खाकी की आन, खेत खेत दौड़कर पुलिस ने बचाई जान। पांच अप्रैल 2023 सिवान में पुलिस पर प्रहार, लाठी डंडे से वर्दी पर वार। पांच अप्रैल 2023 जहानाबाद में जवानों को मिले जख्म, भागकर बचाई जान, वरना खेल था खत्म। बिहार पुलिस इन दिनों गजब की दुर्गति झेल रही है। कहीं पुलिस वाले जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे हैं, तो कहीं उन्हें पकड़कर ढूंढ दिया जा रहा है। जिस वर्दी को खौफ का पर्याय माना जाता है, वो वर्दी आजकल खुद खौफजदा है, जान बचाती फिर रही है। भोजपुर पुलिस अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी, पर खेत खेत भागकर जान बचाने की नौबत आ गई। लाचार और पंगु दिखाई दे रही पुलिस की तस्वीरें अभी इस जहन से उतरी भी नहीं थी कि आज जहानाबाद के उबेर गांव में भी ग्रामीणों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में 4 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हैं। यहाँ भी पुलिस की टीम छापेमारी के लिए गई थी। हम लोग उबेर गांव मुसहरी में छापामारी के लिए गए थे। वहाँ पर 4 महिला शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहाँ के ग्रामीणों ने उग्र होकर के उनको छुड़ाने के लिए पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें हमारे 3-4 जख्मी हो गए। पुलिस की पिटाई का एक अनोखा मामला आज सिवान से भी सामने आया। सिवान में तो एक अजीब ही स्थिति बन गई। मुफस्सिल थाने के लखराव गांव में पुलिस की टीम पिता और पुत्र के बीच का विवाद सुलझाने गई थी। थाने के अलावा डायल 112 की टीम जैसे ही विवाद स्थल पर पहुंची, टीम पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। यहां भी जान बचाने की नौबत आ गई और पुलिस को भागना पड़ा। 4 पुलिसकर्मी इस हमले में भी घायल हैं। हम अपना जान बचाए और वो आगे आया और वो जो लाठी लिया था पूरा सर पे ही मारा लाठी। आखिर क्यों मारा? वो पूछने का मौका ही नहीं दिया। हम लोग पहुंचे और लाठी चलाने लगा। बिहार में पुलिस की दुर्गति क्यों हो रही है, ये सवाल आज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन में भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। महोदय, सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। राज्य के डीजीपी ने पदभार ग्रहण करते ही पुलिस को कहा था कि वो अपराधियों को दौड़ाए, लेकिन उनका ये संदेश उलट गया है। दौड़ाने वाले खुद खौफ के मारे दौड़कर भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। वजह क्या है जो पुलिस इतनी पंगु हो गई है? कानून के कारिंदे अगर यूं बेबस दिखाई देंगे तो कानून के राज का दावा करने वाली सरकार इस दावे पर कैसे टिकी रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। पटना से शैलेंद्र के साथ आरा से हिमांशु प्रवीण, जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा मंत्री विवादों में घिरे रहे हैं। रामचरितमानस पर दिए बयान से वे चर्चा में रहे। महावीर जयंती के अवसर पर उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे चर्चा में आ गई। यही तस्वीर है जो उन्होंने ट्वीट किया है। रामनवमी के अवसर पर किया गया उनका ट्वीट काफी ट्रोल हुआ था। वे भगवान महावीर जयंती पर किए गए ट्वीट की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ने भगवान महावीर की जगह उन्होंने अपने ट्वीट में भगवान बुद्ध की फोटो लगा दी। भगवान महावीर तो दिगंबर थे, उन्होंने वस्त्र त्यागा था। भगवान महावीर की मूर्ति पर रुद्राक्ष आदि भी नहीं दिखते, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो फोटो महावीर जयंती पर ट्वीट किया है उसमें हाथों में रुद्राक्ष या कोई आभूषण दिख रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, एक निशान बुद्ध से बिल्कुल अलग है और बताता है कि ये महावीर हो सकते हैं। वो निशान छाती पर है। महावीर की छाती पर श्रीवत्स का अंकन पाया जाता है। ये शुरुआत कुछ मूर्तियों को छोड़ दें तो आपको दिखेगा, लेकिन बुद्ध के शरीर पर कपड़ा नहीं देखा जाता। इसलिए कुल मिलाकर ये फोटो विवादास्पद है। और महावीर जयंती के मौके पर बुद्ध और महावीर दोनों की मिश्रित फोटो लगाना भी भ्रम फैलाने जैसा और ये इतिहास के साथ खिलवाड़ है।
जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। हर तीर्थंकर की पहचान उनके चिन्ह से होती है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और उनकी पहचान सिंह है। जहाँ भी उनका चित्र होगा उसमें उनके साथ में सिंह की फोटो बनी हुई होगी। शिक्षक अभ्यर्थी जो इनके बारे में कहते हैं कि लिफाफा मंत्री हैं, वो कोई गलत नहीं कहते हैं। मैं तो कहता हूं प्रोफेसर चंद्रशेखर के डिग्री की जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये पढ़े लिखे हैं या ये भी कहीं जुगाड़ करके डिग्री लाए हैं। दुर्भाग्य है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जिनको भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के तस्वीर में फर्क नहीं दिखता है। ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ऐसा होगा, उस राज्य की शिक्षा की क्या स्थिति होगी, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग से लेकर लोगों को कोविड की पूरी जानकारी दी जा रही है। इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे मेडिकल अफसरों की तैनाती है। कोविड को लेकर किसी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। दरअसल बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 50 तक पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। कंट्रोल रूम का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और आंकड़ा बढ़कर 50 तक पहुंच गया है। यानी ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और एक बार फिर से बिहार में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। तो राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय में देख सकते हैं कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो 24/7 काम कर रहा है। यहाँ पर तमाम जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर पहले की तरफ फिर से एक बार 104 नंबर जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई सुझाव लेना हो तो 104 पर लोग फोन कर सकते हैं। यहाँ पर बतौर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कर्मी हैं, उसके साथ साथ काउंसलिंग ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं, जो मरीजों की समस्या और आम लोगों की समस्या सुनकर उनको सुझाव दे सकते हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अभी तो हमारा जो कोविड का पॉजिटिविटी रेट यहाँ बढ़ा है, तो उसके अनुसार हम लोगों ने फिर से इसको एक्टिवेट किया है पूरे कॉल सेंटर्स को। और अभी फिलहाल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो कॉल्स हमारे पहले के बच्चे जो बीच में नील हो गए थे 10 से 12। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुपर 30 के फाउंडर और गणितज्ञ आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य में योगदान को लेकर पद्मश्री सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आनंद कुमार को पद्मश्री सम्मान सौंपा। मधुबनी की सुभद्रा देवी को पेपरमेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया और वहीं नालंदा के बुनकर कपिल देव प्रसाद को टेक्सटाइल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो पीएम को धन्यवाद देते हैं, साथ ही कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस राज में पद्म सम्मान मिलने की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी सरकार से उन्हें ये पुरस्कार मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीएम ने उन्हें गलत साबित कर दिया। प्रधानमंत्री इस बात पर बड़ी विनम्रता से हंसने लगते हैं। आपको बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 पद्म पुरस्कार दिए जाने को मंजूरी दी थी। आज कुल 53 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इनमें 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 45 पद्मश्री शामिल रहे। अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को 22 मार्च को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। मेरे पीरियड में मैं 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे मैं विजय करना मेरे पीरियड में मैं 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय